नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो यानी कि पार्टियों का विजन, सरकार में आने के बाद वो क्या करना चाहती हैं मतदाता के लिए, देश की जनता के लिए। और इसीलिए इस मैनिफेस्टो का अहम हो जाना बहुत खास है और इस नज़र से भी कि किस तरीके से इसकी अहमियत पिछले कुछ दशकों में बढ़ी या कमजोर हुई है। इसका बनाने का तरीका पहले क्या था और आज के दौर में इसमें क्या खास परिवर्तन दिखता है। जनता यानी कि वोटर की भागीदारी पहले कितनी अहम थी और आज कितनी ज्यादा मजबूत या कमजोर हुई है। और साथ ही साथ क्या पार्टियां इसे बनाते और पेश करने के साथ साथ उस पर अमल करने को लेकर गंभीर हुई हैं पहले से या फिर कहीं अनदेखी ज्यादा है। यही कुछ समझेंगे अगले 1 घंटे में अपने खास मेहमानों के जरिए। वही शुरू करते हैं खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिसके जरिए वो जनता को बताएंगे कि देश के लिए उनके पास अगले 5 वर्षों के लिए क्या योजनाएं या विजन है जिन पर वो काम करेंगे। और इसके लिए सभी दल लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं ताकि जनता के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में वो शामिल कर पाएं। बीजेपी ने अगले 5 साल में राष्ट्र निर्माण का एजेंडा तय करने के लिए भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान चलाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस जन आवाज 2019 के तहत लोगों से सुझाव ले रही है। इन सबसे अलग देश के उद्योग संगठन CII ने भी राजनीतिक दलों के लिए सुझाव पेश किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 10 करोड़ लोगों के सुझाव के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के तहत काम कर रही है। लोगों के सुझाव जानने के लिए देश भर में हजारों सुझाव पेटियां लोगों तक पहुंचाई गई हैं। इसके जरिए लोग सुझाव दे रहे हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा काफी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भी भेजे हैं, जिनमें किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था, ढांचागत विकास, शिक्षा और कौशल विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सांस्कृतिक धरोहर, कामगार समुदाय की बात की गई है। देश भर से मिल रहे इन सुझावों पर पार्टी की संकल्प पत्र समिति विचार कर रही है ताकि मैनिफेस्टो में सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को जगह दी जा सके। बीजेपी का कहना है कि अगले कुछ दिनों में संकल्प पत्र को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लगभग 100 जगहों पे हम लोगों ने मीटिंग किया है और ये बड़े उत्साहवर्धक हमारे लिए है कि नौजवानों ने, महिलाओं ने, लेबर ने, वर्कर्स ने, एम्प्लॉय ने आगे बढ़ करके 20 लाख से भी अधिक सलाह दिए हैं हम लोग को और फीडबैक दिए हैं। उन तमाम फीडबैक का प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद से हम चाहेंगे कि उसमें जो चीज़ छूटे है उसको शामिल किया जाएगा हम लोग। तो कुल मिलाकर हम लोग ये इस बात में कामयाब अभी तक हुए हैं कि पार्टी मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पहली बार पीपुल मैनिफेस्टो या पीपुल विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं और ये सफल होता हमको दिखाई दे रहा है। जो लोग का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही उत्साहवर्धक हमारे लिए है। कांग्रेस भी लोगों से रायशुमारी कर रही है। मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कांग्रेस ने जन आवाज 2019 अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों से सुझाव मांगे गए। घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस ने वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए लोगों से सुझाव लिए हैं। कांग्रेस को 31,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन सुझाव दिए हैं। वहीं 4,000 से ज्यादा सुझाव व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए हैं। 800 से ज्यादा लोगों ने ईमेल के जरिए अपने विचार भेजे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की समिति ने परामर्श के लिए 174 आयोजन भी किए, जिसमें 121 आयोजन सार्वजनिक परामर्श के लिए और 53 आयोजन विशेषज्ञों से परामर्श के लिए किए गए। इस प्रक्रिया के तहत 24 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 57 शहरों को कवर किया गया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कारोबारी जगत के लोगों से मुलाकात कर खुद उनके साथ चर्चा की। It is a people's manifesto.
this is not Congress Party's manifesto, it is People's Manifesto, and that's why he has formed a very expert persons group under chairmanship of P. Chidambaram, and these committee members, they have visited different states. In Assam also they have visited 3-4 times and had interaction, discussion with very cross section of people, and so now the aspirations of the common people are going to be reflected in our Congress manifesto, and that's why it is called People's Manifesto. मैनिफेस्टो में लोगों के सुझाव शामिल करने का सिलसिला आम आदमी पार्टी के खेमे में भी जारी है। चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता के बीच जाकर सुझाव जुटाने की शुरुआत इसी पार्टी ने की थी। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच जाने को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके दल में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कंसल्टेटिव प्रोसेस तो है ही, जनता के साथ मोहल्ला मीटिंग करके कंसल्ट तो हम करते हैं ही। और भी तरीके हैं, कोई भी कुछ भी कहीं से अच्छा कह दे, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, एसएमएस हो, एमएमएस हो, कुछ भी हो, हम तो ईमेल हो, इन पर्सन विजिट्स हो, हम तो हर तरीके से अच्छी बातें ले रहे हैं। देखिए, पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है, इस पे कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आपको बताएगा भी। और हम लोग कंसल्टेशन तो हमेशा ही चल रहा है, पूरे 5 साल चल रहा है, सारे मुद्दे इकट्ठा हैं और हम लोग कभी रुकते नहीं हैं। उधर उद्योग संगठन CII ने भी राजनीतिक दलों के लिए अपनी तरफ से सुझाव पेश किए हैं। CII ने अगले 5 सालों में 8% की औसत आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए हाल ही में राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी घोषणा पत्र का सुझाव पेश किया। CII के सुझावों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस सुझाव पत्र को उद्योग जगत के सदस्यों और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें देश को आर्थिक ताकत बनाने, तकनीकी टिकाऊपन और नैतिक नेतृत्व युक्त बनाने के लिए सुझाव जुटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ आज खास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 4 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में हैं हितेश शंकर, एडिटर हैं पांचन से। हमारे साथ आरती जयरथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल महाजन, एडिटर इन चीफ राज्यसभा टीवी। और प्रोफेसर सुनील के चौधरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और नवविक्रम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शुरुआत में नवविक्रम आपसे करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में, इस बार जिस तरीके से हलचल है और चुनावी घोषणा पत्र की जब बात होती है, पिछले बार से कितना अलग दिख रहा है, और पार्टियां ये कह रही हैं कि जनता की आवाज़ को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने घोषणा पत्रों में। जी बिल्कुल कविंद्र, इस बार आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि घोषणा पत्र के अलावा जो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया के जरिए भी पार्टियों ने अभी से अपने संदेश, अपने जो विचार हैं वो भेजना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया 2019 के चुनावों में बेहद प्रभावी होने वाला है, और इसके अलावा जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हर एक तरफ से, क्योंकि पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो कई बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वेस्टर्न यूपी के मुद्दे और ईस्टर्न यूपी के मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, इसके अलावा जो राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनमें कोशिश की गई है कि हर तरफ से जनता के सुझाव लिए जाए, और इसके लिए कमेटियां भी बाकायदा, मेरी बात हुई जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, बाकायदा कमेटियां गठित की गई हैं। हर क्षेत्र से कमेटियां गठित की गई हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास हो या फिर उसके अलावा जो किसान वर्ग हो, तो और युवाओं के और महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कह रहे हैं राजनीतिक दल। तो जाहिर है कि जन भागीदारी इस बार घोषणा पत्र में भी दिखाई देने वाली है। जी कविंद्र। ओके ना विक्रम। आरती, आप लंबे अरसे से देख रही हैं, मैं 70 के दशक से अगर और 2019 पे आऊँ, ये जो घोषणा पत्र है, ये पहले कहा जाता था वन वे ट्रैफिक है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने विचारों को थोपती थी। ये कितना बदला है आज के दौर में, और इसे बनाने की जो प्रक्रिया है, हर पार्टी कह रही है कि बहुत लोकतांत्रिक है, हम सुझाव लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, अलग अलग फोरम से लेते हैं, और उसके बाद ये कंपाइल करके हम रखते हैं सामने। देखिए, ये काम तो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था दिल्ली में 2013 में, जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो हर कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो मतलब दिल्ली के 70 कंस्टिट्यूंसीज़ में उन्होंने 70 घोषणा पत्र जारी करने का अनाउंसमेंट किया था।
तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये जैसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है कि हम अब लोगों से विचार मांगेंगे, लोगों से सुझाव मांगेंगे। और टेक्नोलॉजी से ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप व्हाट्सएप बना दो या कोई सा भी ऐप लगा दो या फेसबुक या जो भी है, उस पर अब ये सुझाव आने लगे हैं। पर जैसे आपके वो अभी जो आपने दिखाया था, अब बीजेपी कह रही है कि उनके पास 20 लाख सुझाव आए हैं। अब 20 लाख सुझाव को छांटना और उसमें से कुछ कॉमन थ्रेड्स निकालना तो बहुत बड़ी और लंबे समय की बात है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम। पर वैसे मैंने देखा है कि हर चुनाव में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कॉमन होते हैं घोषणा पत्र में, जैसे चाहे वो सड़क का मुद्दा हो या एजुकेशन का मुद्दा हो या हेल्थ का मुद्दा हो। मतलब हर पार्टी यही वादा करती है कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, एम्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब यही तो बात है कि मतलब ये वादे बहुत करते हैं पर कोई रोड मैप नहीं लिखते हैं घोषणा पत्र में कि वो कैसे करेंगे, ये पैसे इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से आएंगे, कैसे वो मतलब पैसा इकट्ठा करेंगे, कैसे कैसे ये योजना बने। यही प्रॉब्लम, यही कमज़ोरी है। और मुझे याद है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट भी किया था कि आपको ऐसा कुछ ये इशू को रिविजिट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में कंसल्टेशन करके, कि ये घोषणाएं तमाम करते रहते हैं पर घोषणा पत्र में कोई रोड मैप भी उनको देना चाहिए कि ये जो वादे हैं ये कैसे पूरे करेंगे। घोषणा पत्र की जवाबदेही की बात कोर्ट ने कही थी। हितेश, बहुत अहम हो जाता है जब आज के दौर में देखते हैं सोशल मीडिया, जैसे कि आर्थिक का बहुत अहम, और जो हम खबरें भी देख रहे हैं इस वक्त, करीब संकल्प पत्र जो बात हो रही है या फिर घोषणा पत्र की बात करूँ, अलग अलग पार्टियां दावा करें कि 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, रीच करने का उनका टारगेट है। ये जो प्रोसेस पूरा है इस वक्त, ये बहुत लेंदी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसे कैसे आसान बनाती नजर आ रही हैं आईटी के युग में ये पार्टियां, और ये कितना अहम हो जा रहा है आज के चुनाव में? देखिए, ये 2-3 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि कैसे सरल हो जाता है, तो तकनीक में खाली सुझाव नहीं आते, तकनीक उसके साथ उसे करने का तरीका भी लेकर आती है। आपको जब बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़े डेटा को हैंडल करने के उपाय मिल जाते हैं, तो किसी एक सुझाव के साथ कीवर्ड लगाने का, जैसे हम खबरों के साथ करते हैं, उसी तरह से कीवर्ड लगा के एक्सेल शीट्स बनती हैं बड़ी। एक मुद्दे पर बहुत सारी सुझाव आते हैं। सड़क के बारे में 50,000 सुझाव हैं, 10,000 सुझाव हैं, तो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टीम उनके आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उसे 20 लाख सुझाव नहीं देखने, वो कंप्यूटर उसकी छटाई करके अलग अलग वर्टिकल्स में देता है। इस तरीके का एक बहुत अच्छा काम ये सारे में शुरू हुआ है। और ये सीधी बात है कि जनता के सुझावों की, जनता का रिस्पांस जो है इसमें बढ़ा है। भारत की राजनीति में घोषणा पत्रों की बात करते हुए 3 बातें बहुत ध्यान रखने की बात हैं कि जो चीज़ें तय नहीं थी, अभी आज ये करंट दिखाई देता है, मगर घोषणा पत्र के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, इसका कोई समय हो सकता है क्या, या इसके लिए कोई प्रतिबद्धता है या नहीं है, ये तीनों ही चीज़ें तय नहीं थी। कि घोषणा पत्र कैसे बनाएंगे, तो अभी मैं सुन रहा था कि ट्विटर से भी बना लेंगे, हम ऐसे भी बना लेंगे, कोई तय फॉर्मेट नहीं है। दूसरा, उसका समय, आप घोषणा पत्र किस समय लेकर आएंगे। घोषणा पत्र लाना अच्छी बात है, मगर आप घोषणा पत्र लेकर लोगों के बीच में किस समय आएंगे, वो समय तय नहीं है। दूसरा, उसके बारे में आप जो चीज़ें करने वाले हैं, एक तो रोड मैप की बात है, मतलब क्रियान्वयन का आपका मॉडल क्या होगा वो नहीं पता है। फिर चौथी बात है कि उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, अगर मॉडल भी है, परंतु आपने किया या नहीं किया। ऐसे में भारत की राजनीति में घोषणा पत्र एक राजनीतिक मनोविज्ञान को साधने का उपकरण ज़्यादा प्रतीत होता है, बजाय इसके कि वास्तव में वचनबद्धता उसमें दिखाई देती हो। ये एक अंतर मुझे लगता है कि ये हालांकि क्राउड सोर्सिंग और बाकी चीज़ों से आया है, परंतु घोषणा पत्र को वास्तव में अमल पत्र होना, वचन पत्र होना, इसमें ये वचनबद्धता अभी भी उसका एक बड़ा हिस्सा होने से। मैं इस पर भी आऊँगा कि वचनबद्धता कैसे होगी, लेकिन राहुल, जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि जब चुनाव डिक्लेयर होते थे, चुनाव के आसपास हर पार्टी 2-3 चुनिंदा नामों को एक कमेटी बनाकर, और उसके बाद वो 8-10 बैठकें करके एक पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्टस, मैं कहूँ घोषणा पत्र का, वो सामने पेश कर देते थे। लेकिन ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पार्टियों को पड़ी है, और ये कितना प्रभावी है जनता को रिझाने के नज़रिए से? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बदलाव आ रहा है वो ये बदलाव आ रहा है कि
पहले कोई भी घोषणा कर दी जाती थी ये बिना सोचे कि इतने बड़े देश में जब आप कुछ भी अनाउंसमेंट करते हैं तो उसको प्रभावी होने में बहुत समय लगता है। ये तब उतना सोचा नहीं जाता था, लेकिन आज इसे सोचा जा रहा है कि अगर मैं अपने घोषणा पत्र में कोई पार्टी कोई वादा करती है तो क्या उसे वो डिलीवर कर पाएगी या फिर डिलीवरी की ओर एक कदम उठा पाएगी, दिखेगा कि हम डिलीवर कर रहे हैं। ये अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि लोगों का जो अवेयरनेस लेवल है वो विभिन्न कारणों से, टेक्नोलॉजी की जो पेनिट्रेशन है, जिस तरह से मोबाइल सेवाएं अब बढ़ी हैं, इससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि हो क्या रहा है देश में। और ये ज़रूरी पार्टियों के लिए हो गया है कि वो जो कहें उस पर डिलीवरी करें। और पिछली बार अगर हम देखें, बीजेपी की सरकार में भी देखें, तो बहुत सारे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी थी उस पर डिलीवरी करने की कोशिश दिखाई देती है। सुधीर जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और ऐसे में ये जो घोषणा पत्र का विज्ञान है और ख़ास तौर पर चुनावी चौसर के वक्त में, और जैसा कि हितेश ने कहा, घोषणा पत्र आया, पहले भी आता था, अब भी आता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के साथ जो वचन पत्र में तब्दीली का भरोसा है, क्या ये कहीं जहन में आता है वोटर के, जनता के, या नहीं है? देखिए, एक अच्छी बात जो मुझे लगता है मुख्य राष्ट्रीय दलों ने, विशेषकर भाजपा ने और कांग्रेस ने की है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के आधार को ही बदल दिया है। अब ये पार्टी मैनिफेस्टो नहीं है, ये जन मैनिफेस्टो है। तो ये एक अच्छी पहल जो दो राष्ट्रीय दलों ने की है। और इसकी दूसरी खास बात ये है कि अब तक जो वोटर है, जो जनता है, वो मैनिफेस्टो के फॉर्मेशन में भी नहीं होता था, एग्जीक्यूशन में भी नहीं होता था। तो वोटर या जनता आमतौर पर रिसिपिएंट्स रही थी मैनिफेस्टो के फॉर्मेशन में। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्य राजनीतिक दलों ने और बाकी राजनीतिक दलों ने भी वोटर्स को, जनता को रिसिपिएंट से पार्टिसिपेंट्स बनाना शुरू किया है, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे मैनिफेस्टो की डाइवर्सिटी बढ़ेगी और मैनिफेस्टो में उन सब बहुत मुद्दों को रिफ्लेक्ट किया जाएगा जो वास्तव में कहीं ना कहीं गवर्नेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि मैनिफेस्टोज कहीं ना कहीं एक पार्टी का विजन है और उस विजन को लेके कैसे मिशन के रूप में वो दल आगे लेके जाता है, उसमें ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आखिरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन में अगर जनता उस पर अपने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर जनता उसमें पार्टिसिपेंट्स भी है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट भी करती है। तो जो इश्यूज पार्टी मैनिफेस्टोज में आते हैं जनता के द्वारा और उनको अगर शासन के द्वारा उनको लेकर आ सकते, हम कह सकते हैं कि एक बदलाव देखने को मिल सकता है कि मैनिफेस्टोज को हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉपुलिज्म कहा जाता था, बट कैसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस की ओर जा सकते हैं, उसमें जनता की भागीदारी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। और बिल्कुल जो आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस की जब बात आती है तो असल में न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बल्कि क्षेत्रीय पार्टियां भी और इस दौड़ में अब शामिल होती दिखती है कि वो भी अपने घोषणा पत्र, विजन पत्र, नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको लागू करने या उसकी तरफ बात जरूर भले ही ना होती हो, लेकिन उसे एक बार जारी जरूर किया जाता है। और समझेंगे ब्रेक के उस पार कि असल में क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच इस घोषणा पत्रों में क्या बड़ा फर्क दिखता है और अमल में जो लाने की बात होती है कि इसे कैसे लाया जाएगा, क्या ये कभी जहन में है, कितना इस वक्त इस पर लागू कर पाते हैं और इसे लागू करने और बनाने के बीच का जो फर्क है वो क्यों दिखता है। ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं चुनावी घोषणा पत्रों की और अब बात क्षेत्रीय पार्टियों की, क्योंकि हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि राष्ट्रीय पार्टियां घोषणा पत्र लाती हैं और इस बार जो बदलाव दिख रहा है कि वो जनता से राय मांग रही हैं, जनता के पास जा रही हैं, उनके मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का दावा कर रही हैं। लेकिन क्या क्षेत्रीय पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टियों की तरह ही मुद्दों को खोज रही हैं जनता के साथ या फिर कहीं कुछ अलग रास्ते पर हैं? आइए देखिए रिपोर्ट। अस्सी लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां तो मैदान में हैं ही, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में हैं। लाजमी है कि घोषणा पत्र पर इन क्षेत्रीय पार्टियों का काम भी अब अंतिम चरण में है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर सबकी निगाहें हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लिहाजा पार्टी ने युवाओं के साथ जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही लोगों से जुड़ने के लिए वो अपने पुराने तौर तरीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। हमारा मैनिफेस्टो के
अलग अलग कमेटीज हैं, उन कमेटी में हम लोग मैनिफेस्टो के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें फाइनल कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी गांव के किसानों की, मजदूरों की पार्टी है, उसका मूल चरित्र वही है और वो मूल चरित्र नहीं बदला। बस हमने कुछ, जब से अखिलेश जी का पार्टी, अखिलेश जी ने नेतृत्व लिया, तो उसमें हम लोगों ने नौजवान के लिए टेक्नोलॉजी और वो सब चीजें शामिल की। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती है। आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो हम जो एस्पिरेशन क्लास है, जो चाहते हैं कि हम लोगों का हिस्सेदारी हो, युवा है, और दूसरी तरफ जो किसान मजदूर जिनकी आमदनी कम हुई सरकार की नीतियों की वजह से, व्यापारी है जो जीएसटी की वजह से जिसका धंधा चौपट हुआ, जो बिल्डर्स हैं जो नोएडा, दिल्ली के आसपास जहां जिनका बिजनेस होता था, वो सब रो रहे। उन सब लोगों को सम्मिलित करते हुए, उनके लाभ की नीतियां बनाते हुए मैनिफेस्टो में रखना। उधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों से पहले पार्टी ने जनसंपर्क के जरिए लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। We have a committee on that. It consists of senior leaders, senior ministers, and chaired by our Honorable CM. So they are already in a process of preparing it. So by taking the feedbacks from the party as well as from the public, they are going to prepare the manifesto. So now it is usually the manifesto will be on the welfare. Most of the things will be on the welfare of the society. आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने भी जनता से क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार मांगे हैं। With the Navaratnams project, all the 9 schemes which helps every individual in the family, right from the school-going child to the senior citizens, from the ill health people to the houseless people. We have a Navaratnams which supports every individual of the family. So with that, we have a very strong support from the people. People have their great expectations from the young leader, the late Y.S. Rajshekar Reddy Gari's son, that is our national president, Y.S. Jagannath Reddy Garu. पश्चिम बंगाल में भी पार्टियां जनसंपर्क के सभी माध्यमों को प्रयोग में ला रही हैं। हालांकि अब भी उनका ज्यादा जोर पारंपरिक तरीकों से विचार जानने पर है। We consult amongst ourselves. We take the opinions of so many people, and we are already in the process of making the manifesto of ours. Our manifesto will reflect the cause of the people. We shall not promise some loud promises. We shall not make. हम ऐसे कुछ प्रॉमिस नहीं करेंगे जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। मोदी जी ऐसे किया है, वादा तो पूरा किया। किस पीपल से आप कंसल्ट करते हैं? जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्री है, जो यंगर सेक्शन ऑफ द पीपल है, यंग, बिकॉज इंडिया इज अ predominantly young country. Almost 37% of our population are young. देश में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं, उसमें बड़ी और छोटी सभी पार्टियों को उम्मीद है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार मांगे हैं। लाजमी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र में बड़े राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुनील जी, क्योंकि जब चुनाव लोकसभा का है और जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात कहूं तो उनका वजूद या उनका जो इलाका या उनकी जो उपजाऊ ज़मीन कहूं किसी एक राज्य या 2 राज्य तक सीमित होती है। ऐसे में इन पार्टियों के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय मुद्दे, उस पर राय कितने व्यवहारिक हैं, और अगर क्षेत्रीय पार्टियों के घोषणा पत्र को राष्ट्रीय पार्टियों से तुलना करें तो क्या बेसिक फ़र्क, क्या बड़ा फ़र्क दिखता है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि जो घोषणा पत्र है, इसमें घोषणा सुनने के लिए ठीक लगता है, पत्र के रूप में इसमें अमल बहुत कम होता है। और मुझे लगता नहीं कि मतदाता कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का, विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पूरा घोषणा पत्र पढ़ता हो और उसके आधार पर वो अपना मतदान देता हो। दूसरी बात, अगर हम देखें कि क्षेत्रीय दलों के जो घोषणा पत्र होते हैं, इसमें घोषणा पत्र ज़्यादा कैप्शन पे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, एक्शन पर नहीं होते हैं। अगर हाल ही में हम देखें कि क्षेत्रीय दल जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कैप्शन के साथ अपने घोषणा पत्र को लेकर आते हैं। जैसे हाल ही में 2 क्षेत्रीय दलों ने कहा है कि वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, दूसरे क्षेत्रीय दल ने कहा है कि वो 40% आरक्षण देंगे। तो ये जो कैप्शन है, ये कभी कभी बहुत अपीलिंग हो जाते हैं क्षेत्रीय दलों के, और उनका जो मतदाता है वो बेसिकली उस क्षेत्र से ही संबंधित होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि जो भी सांसद उस क्षेत्रीय दल से चुनकर आते हैं, उनका शासन में, सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है,
और जब इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद केंद्र में एक गठबंधन सरकार बन सकती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 1980 के दशक से गठबंधन सरकार कहीं ना कहीं हमारी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही है। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका 1989 से लेकर अब तक बहुत सक्रिय रही है और महत्वपूर्ण भी होती जा रही है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, क्षेत्रीय दलों के जो घोषणा पत्र हैं अब तक वो बहुत फ्रीबीज पॉपुलिज्म पर आधारित थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो गंभीरता उनके घोषणा पत्रों में भी देखने को मिलेगी और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अब मतदाता उनसे भी जवाबदेही तय करेगा कि जो वो कहना चाहते हैं वो क्या कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। राहुल, क्षेत्रीय दलों की घोषणा पत्र में जैसे कि कहा चौधरी साहब ने, बहुत अहम है कि ज़्यादातर मसले वो होते हैं जो कि स्थानीय वोटर को कहीं ना कहीं आकर्षित ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे अमल में आएगी, ये मुश्किल होता है। ये एक बड़ा चैलेंज क्षेत्रीय दलों के सामने, और इसीलिए शायद ये भी बात आती है कि कैप्शन लोग पढ़ते हैं लेकिन उस पर उतना भरोसा वो नहीं करते जितना शायद राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्रों की तरफ दिखता है। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए चैलेंज ये भी होता है कि वो वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन को कैसे पूरा करें। अगर कोई पहाड़ी राज्य है तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं होता है, तो वो किस तरह से उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि हम आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा जॉब्स मुहैया कराएंगे, या फिर वहाँ पे इश्यूज जो होते हैं वो जैसे कि हेल्थ का इशू है तो वो उनके जो मैनिफेस्टो में पार्ट होगा कि हम इस तरह की एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे, हम इस तरह की चीज़ें और शुरू करेंगे। तो उनके जो ज़रूरतें हैं वो भी अलग हैं। ये बात सही है कि पिछले कुछ समय में जितने क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने फ्रीबीज बहुत बांटे हैं, बहुत सारे मुफ्त में कि लैपटॉप ले लीजिए, आप साइकिल ले लीजिए, आप इस तरह की चीज़ें जो हैं कि अगर बेटी आपके घर पे होती है तो हम इतना पैसा देंगे या इस तरह की सुविधा देंगे। तो उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं है, जैसे अब अगर उत्तर प्रदेश में भी कभी इस तरह की बात हुई कि अगर आपके घर में बेटी होती है तो हम इस तरह का पैसा देंगे या इस तरह की बातें जो हुई हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रीय जो एक सोच है उससे कहीं अलग है, लेकिन वो वहाँ के लोगों को अपील करता है। और अगर कभी इस तरह की बात भी हुई थी कि हम आपको टेलीविज़न सेट देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो भी वो चीज़ें वहाँ के लोगों को अपील करती है, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी वहाँ की ज़्यादा पता है कि वहाँ पे ज़रूरतें किस तरह की है। आरती, क्योंकि आरोप इसी बहाने ये भी लगता है क्षेत्रीय दलों पे कि जो राष्ट्रीय पार्टियां वे कहती हैं कि हम डेवलपमेंट और एज अ कंट्री होल की बात करते हैं, जब क्षेत्रीय पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं तो वो फ्रीबीज की तरफ ज़्यादा भागती हैं, वो डेफिसिट की तरफ ले जाती हैं आर्थिक स्थिति को। आई डोंट नो अबाउट डेफिसिट, पर ये बात तो सही है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने प्रदेश से जुटे हुए हैं, तो नेचुरली उनके लिए जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो ज़्यादा अहम होंगे राष्ट्रीय मुद्दे से। पर जो आपके संवाददाता ने कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो सोचती हैं कि एक गठबंधन का सरकार बनेगा और वो उस सरकार में काफ़ी बड़ा हिस्सा उनका होगा। तो इस बार वो राष्ट्रीय मुद्दे पे थोड़ा गंभीरता दिखा रहे, गंभीरता मतलब सोच मतलब आ रही अपना है। विजन वो पेश कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये पहली बार है शायद कि क्षेत्रीय पार्टी भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे सोच रहे हैं। तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ या फॉरेन पॉलिसी हुआ, हो सकता है कि इस बार हमको शायद तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने को मिले या टीआरएस के मैनिफेस्टो को देखने को मिले। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अब ये कई प्रदेशों में गठबंधन बन रहे हैं, अब जैसे यूपी की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ एक 3 पार्टियों का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। पर हर पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो होगा। तो अब जब वो वोटर्स के बीच में जाएंगे तो हर पार्टी अपनी बात रखेगी। जहाँ इनका गठबंधन है तो मेरे नज़र में तो उनको एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, पर ये देखने को नहीं आ रहा है क्योंकि हर पार्टी मतलब अपने मुद्दों पे सोच रहे हैं जो अपने वोटर्स को अपील करता है। और ख़ास करके जैसे ये यूपी की पार्टियां जो हैं ये तो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, तो वो तो अपने कास्ट को देख के ही मुद्दे उठाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये रिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके अगर गठबंधन में आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप, मुझे लगता है कि आपको एक साथ बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा करनी चाहिए। नवविक्रम, जो बात
आरती जी ने कही है उस पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी चाहूँ कि वाकई आप क्योंकि ज़मीन पर हैं, देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि जब गठबंधन के दल, कई दल एक साथ चुनाव मैदान में, और यूपी जैसे अगर चुनावी रण में देखें, अलग अलग दल, अलग अलग एजेंडा, अलग अलग मुद्दे, यानी कि अलग अलग घोषणाएं, क्या ये कहीं एक दूसरे से टकराती भी नजर आने वाली हैं? बिल्कुल कविंद्र, आपने सही कहा। और जो हमारी स्टूडियो में मेहमान हैं उन्होंने भी उस तरफ इशारा किया। देखिए, बसपा जो है, हम अगर पिछले घोषणा पत्र को उठाकर देखेंगे, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो आरक्षण में, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं। इसके अलावा कई और ऐसी चीजें हैं जो सपा से मेल कहीं नहीं खाते। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को, और इसके साथ आरएलडी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मसले अलग हैं, जो उनका वोट बैंक है आरएलडी का वो एकदम अलग है। इस जो महागठबंधन में जो जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जिस तरीके से बात हो रही है, वो किस तरीके से करते हैं वो लोग। और एक मैनिफेस्टो में मुझे जहां तक खबर मिल रही है कि दोनों पार्टियां अलग अलग अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी, सपा और बसपा। ऐसे में देखना ये वाकई में बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों की जो मैनिफेस्टो है वो कितने अलग होते हैं दोनों, या फिर कितना मेल खाते हैं। शुक्रिया आपका। जिस तरीके से मैनिफेस्टो की बात आ रही, एक साथ खड़े जरूर हैं जब, लेकिन मैनिफेस्टो जब अगर सामने आएगा अलग अलग है तो फिर जाहिर है कि विचार अलग हो रहे हैं। राहुल, देखिए, एक बात मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि AIADMK ने अम्मा कैंटीन करके एक अपना शुरू किया, और देखिए वो दूसरा चुनाव उसी प्लैंक पे जीते। एक सक्सेसफुल चीज़ थी जो वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आए। उन्हें पता था कि इस तरह की लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो लेके आए। अगर हम तेलंगाना की भी बात करेंगे तो रायतू बंधु जैसी स्कीम, जिसे केंद्र ने दूसरे तरीके से अडॉप्ट किया है, उस स्कीम ने उस पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें डालते हैं। लेकिन जब हितेश, कई दल हों यूपी जैसे रण में, जहाँ पर दलों की वैचारिक सोच से लेकर मुद्दे, एजेंडे तक अलग दिख रहे हैं, कॉमन फिर कुछ भी नहीं है, तो घोषणा पत्र कॉमन हो सकता है। देखिए, घोषणा पत्र ऐसे में लोगों के लिए आईने का काम भी करता है। ये बार बार पत्रकार कह रहे थे कि ऐसे जो गठबंधन हैं वो ऑन पेपर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण इसकी पुष्टि आपस में नहीं करते हैं। अगर अलग अलग घोषणा पत्र आ जाता है तो उन पत्रकारों की बात पर मोहर लगेगी कि साथ होने को दिखते हैं मगर शायद अलग अलग हैं। क्योंकि आपकी बात, ये आरती जी की बात ठीक थी कि अगर ऐसा है तो एक घोषणा पत्र के साथ आना चाहिए था, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बाकियों के साथ अपने कैडर की खास तरह की एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को एड्रेस करने का एक बड़ा भारी दबाव रहता है, तो वो उनके उसका हिस्सा रहते हैं। दूसरा, एक और बात मैं कहूँगा, अभी मैं जब सुन रहा था तो कोई पार्टी अगर किसान पृष्ठभूमि की, देहाती की पृष्ठभूमि की बात करती है और वो कहते हैं कि हम तो ज़मीन से जुड़े लोगों के हैं, ये क्राउड सोर्सिंग और बाकी सारी चीज़ें नहीं, और घोषणा पत्र हम तो सीधे ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल उल्टी है। एक किसान जो बुआई के लिए एक एक दिन देखता है, फसल देखता है, चक्र देखता है, बहुत प्लानिंग से चलता है, उसका घोषणा पत्र चुनाव तक नहीं आया है। तो ऐसे में चुनाव जो आप इसको प्ली ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल उल्टी है। आपको जरा ज़्यादा सतर्क होना था, ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलना था, ज़्यादा मुस्तैद होना था, और ये गति आपके घोषणा पत्र में दिखनी चाहिए थी। मगर ये मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल उल्टी है कि कोई वो बोले कि हम देसी दल हैं, हमारे जो कैडर है वो अलग तरीके का है। यहाँ आपको उनके, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र हैं क्षेत्रीय दलों के, क्षेत्रीय दल सिर्फ राजनीतिक दल नहीं हैं, वो एक खास हित समूह के प्रेशर ग्रुप भी हैं राजनीति में। तो उसके लिए उनकी तैयारी कैसी है, ये घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है। चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जो हितेश ने कहा इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि घोषणा पत्र तो बना, लेकिन बनने के बाद उसे पेश कब किया गया, यानी जनता के सामने कब रखा गया, चुनाव के वक्त तारीख का ऐलान हुआ तब, या फिर मतदान से कुछ महज पहले, तो फिर उसकी गंभीरता कितनी है, और तीसरा कि असल में इसे लागू कितना कर पाते हैं हमारे दल जब वो सरकार में आते हैं, और मुश्किल क्या होती है। ब्रेक के उस पर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। बात हो रही है चुनावी घोषणा पत्रों की, और अब बात की असल में चुनावी घोषणा पत्र जब दल उस सरकार में आता है तो उसे कितना लागू कर पाता है।
और इसकी दिक्कत या परेशानियां क्या है और उसका इम्पैक्ट मतदाता पर या फिर आम जनता पर क्या वाकई पड़ता है या नहीं। शुरुआत राहुल मैं आपसे करूंगा। 2009 UPA 2 की जब बात आई, अगर वो घोषणा पत्र देखें और सरकार में जो कामकाज हुआ वो, और 2014 में मोदी सरकार, दोनों में अमल में अगर रेशियो को समझें तो कितना फ़र्क या कितनी सिमिलैरिटीज़ या कहाँ पर खड़े दिखते हैं? देखिए, मैं UPA 1 और UPA 2 दोनों की अगर बात कर लें उस तरह से, तो ऐसा नहीं था कि उनके घोषणा पत्र में जो चीज़ें उन्होंने कही थी उस पर डिलीवरी की कोशिश हुई नहीं, ऐसा नहीं था। अगर हम जैसे RTI की बात करें, हम नरेगा की बात करें, हम भारत निर्माण की बात करें, हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें, हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, मिड डे मील की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने डिलीवर नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का वादा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि अच्छा हम जो है लोगों घरों को बनाने का वादा, या फिर हम बात करें कि हम नेशनल सिक्योरिटी का वादा, इन सारी चीज़ों पे अगर हम बात करेंगे, या बाकी भी दूसरी जैसे हम हायर एजुकेशन को सब तक, क्वालिटी एजुकेशन को सब तक पहुंचाने का वादा, तो इन सारी बातों पे जब हम बात करते हैं तो डिलीवरी नहीं है या ना के बराबर है। या हम बात करें कि अच्छा हम IITs देंगे ज़्यादा या हम एम्स देंगे ज़्यादा, तो वहाँ पे डिलीवरी नहीं दिखाई देती है। जहाँ तक फार्मर्स की भी बात है, वहाँ पर भी ये नहीं है कि वहाँ पे MSP नहीं बढ़ा, MSP बढ़ा काफ़ी, लेकिन फार्म इनकम की बात जब हम करते हैं तो उस तरह से नहीं बढ़ा। और दूसरा, उन्होंने जो चीज़ें स्कीम्स बनाई उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो इम्प्लीमेंट कैसे हुई, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर हम उसी को कंपेयर करें कि हम जो NDA सरकार है उससे कंपेयर करना शुरू करें, तो वहाँ पर ना केवल जो वादे किए गए, देखिए एक परसेप्शन, जैसे हम अभी इससे पहले ब्रेक से पहले आपस में बात कर रहे थे, तो बात ये होती है कि जो भी मंच से कहा जाता है वो मैनिफेस्टो मान लिया जाता है। ऐसा होता नहीं। कई सारी चीज़ें कि हम इतनी जॉब्स देंगे, ये मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था, ये मंच से कही गई बात थी। हम इतने लाख रुपए, जो जिस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि इतने लाख रुपए बैंक में आ सकते हैं, वो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात थी, वो मंच से कही गई थी, वो कोई पार्ट नहीं था मैनिफेस्टो का। लेकिन अगर हम मैनिफेस्टो पे ही चले जाएं कि हेल्थ की बात करें, तो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो कि दिखाई देता है कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। हम अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो वो दिखाई देता है कि लोगों को एक मतलब पहली बार सफाई जो है वो मेन प्लैंक बना हुआ है। तो GST जैसी बात है, GST की बात जो है वो UPA में भी हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, GST यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम जहाँ तक करप्शन की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन, या फिर जिस तरह से डायरेक्ट फ़ायदा गरीब लोगों तक या ऐसे लोगों तक जो कि सक्षम नहीं है उन तक पहुँचाने की बात है, डायरेक्ट फ़ायदा स्कीम्स का, उसमें जिस तरह की डिलीवरी है बहुत अच्छी डिलीवरी है। तो इस तरह से एक लिस्ट गिनाई जा सकती है। जो इन्फ्लेशन की बात है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब रही है सरकार, UPA में इस तरह से नहीं हुआ। ग्रोथ को कायम रखने में ये सरकार कायम रही। UPA में जब अंत हो रहा था UPA का तो ग्रोथ लगभग 4%, 3.5% के आसपास पहुंच गई थी। तो इस तरह से, और टेरर की भी बात करें हम, अगर हम पूरे NDA सरकार के पूरे कार्यकाल को देखें तो अगर हम मेन लैंड की बात करें, आप छोड़ दीजिए जो इनफैक्ट जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर या फिर नक्सलाइट एरियाज़ या नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ घटनाएं हैं, लेकिन मेन लैंड पर घटनाएं नहीं हैं। तो इसका मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर या इंटरनल सिक्योरिटी के मामले पर सरकार की डिलीवरी है। तो इस तरह से इसे अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमारे को ये दिखाई देता है कि NDA सरकार ने UPA से बेहतर काम किया। आरती जिस तरीके से राहुल कह रहे हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं और चुनाव के वक्त क्या वाकई दल, मतदाता, मीडिया, हम उस पोजीशन को देखते हैं कि जब चुनावी घोषणा पत्र या फिर वादों को लेकर हम सरकारों की तहकीकात, उसकी समीक्षा करते हैं या कहीं उसकी तुलना करते हैं या दल अपने आप भी करने की कोशिश करते हैं? यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम जैसे लोग जो मीडिया में हैं, अगर हम अकाउंटेबल नहीं रखेंगे सरकार को, मतलब आप घोषणा पत्र निकालो, चाहे NDA का हो 2014 का या UPA का था 2009 में, और कंपैरिजन करें कि आपने किया क्या 5 साल में। हम ऐसे कोई एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है मीडिया में, ना कोई इंटेलेक्चुअल फोरम में होता है ये एक्सरसाइज। और जो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर जो मतदाता हैं
वो तो घोषणा पत्र पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब वो डॉक्यूमेंट इशू निकाला जाता है। आप देख लीजिए जैसे गुजरात में 2017 के जो असेंबली चुनाव हुए थे, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तो चुनाव के एक दिन पहले निकाला था। तो मतलब किसी ने पढ़ा ही नहीं, और ज़्यादातर तो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जो मंच से बोला जाता है वो ज़्यादा अहम, उस पे ज़्यादा मतलब उनका कंसंट्रेशन रहता है। तो जैसे वो जॉब्स की बात रही, जो 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, या जो 15 लाख रुपए आएंगे लोगों के बैंक में, हालांकि ये मैनिफेस्टो में नहीं थे, पर वही दिमाग में चिपक गए हैं। और वही लोग पूछते हैं कि आप मतलब ऐसे जैसे बातचीत करते हैं सड़क पे, वही लोग पूछते हैं कि अरे नौकरियां तो नहीं बनी, 1 करोड़ कहाँ बनी है। चुनावी घोषणा पत्र की बजाय जो चुनावी रैलियों में या फिर कहीं इंटरव्यू में या बातचीत में जो शब्द निकलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यही प्रॉब्लम है। अब हम घोषणा पत्र, मतलब ये एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है जो हर पार्टी करती है चुनाव से पहले, पर जब तक हम मतदाता के पास जाएंगे नहीं कि देखिए ये हमारा मैनिफेस्टो है, आप पढ़ो, और फिर जब तक मतदाता पूछेंगे नहीं 5 साल बाद कि आपने ये वादे किए थे मैनिफेस्टो में, पर आपने कितने पूरे किए हैं, तब तक मेरे ख्याल में घोषणा पत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। और सुनील जी, वाकई क्या घोषणा पत्र को लेकर मतदाता उदासीन है, भरोसा नहीं है, कुछ और वजह है? और जो आरती कह रहे हैं कि चुनावी रैलियों के भाषण या फिर संवाद या चर्चा के दौरान कही गई बातें, वो जनता घोषणा पत्र या घोषणाओं के तौर पर उस पर यकीन कर लेती है, ऐसा क्यों? देखिए, तो मानिएगा कि जो घोषणा पत्र है उसे पूरा कोई पढ़ता नहीं है, आमतौर पर नहीं पढ़ता है। मतदाता, सामान्य मतदाता नहीं पढ़ता है, बल्कि जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी मतदाता के रूप में तब पढ़ता है जब उसको सरकार से बहुत सारे प्रश्न करने होते हैं, जब सरकार का गठन हो जाता है, उस घोषणा पत्र के आधार पर फिर उसका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो राजनीतिक दल इकट्ठे होकर एक सामान्य घोषणा पत्र के रूप में पहली बार आए थे, वो पहला प्रयास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनडीए के द्वारा किया गया था, जब उनका पहला घोषणा पत्र, कॉमन घोषणा पत्र आया था, नाग, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस। उसके बाद मुझे लगता है कि मुख्य राजनीतिक दलों ने एकल घोषणा पत्र तो जारी किए हैं, लेकिन सामूहिक घोषणा पत्र, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में नहीं किए। हाँ, ये जरूर बात है कि जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट रही थी 96-97 के अंदर, तो उनके भी जो घोषणा पत्र थे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में आए थे। तो बात ये हुई कि यथार्थ के रूप में अगर हम देखें तो घोषणा पत्र के जो मेन थीम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैची कैप्शंस होते हैं। जैसे अगर हम 2014 के 2 मुख्य दलों का देखें, कांग्रेस ने कहा था कि योर वॉइस आवर प्लेज, और भाजपा का नारा था जो मेन घोषणा पत्र का बहुत आधार था, वो ये था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने मतदाताओं पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का प्रयास किया था। और आखिरी बात हम कहेंगे कि जहाँ तक इसके कार्यान्वयन का प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मतदाता अब एक गेम चेंजर्स की तरह हो सकते हैं, और वो गेम चेंजर्स के रूप में जो भी राजनीतिक दल शासन का निर्माण करते हैं, और अगर गठबंधन के रूप में सभी राजनीतिक दल सामूहिक तौर पर आते हैं, तो कैसे वो मुख्य मुद्दों पर कन्वर्ज कर रहे हैं, और शासन के बाद जनता या मतदाता ज़रूर उनसे प्रश्न करेगी कि उन्होंने उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। हितेश, जब घोषणा पत्र मतदान से एक दिन पहले कोई पार्टी जारी करो या पार्टियां जारी कर रही हों, बनाने की प्रक्रिया जो भी रही हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको रूट किया हो, मुद्दे उठाए हो, डिफाइन ना हो, लेकिन जब क्या ये ना, फिर मैं कहूँ कि पार्टी को खुद ही अपने घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है, पार्टियों को नहीं है, और उनको पता है कि मतदाता इसे महज एक शोभा वस्तु के तौर पर इसे इस्तेमाल करने जा रहा है, और एक रस्म अदायगी के तौर पर ये क्या हो चुका है? नहीं, इसमें दोनों ही बातें हैं। कई बार तो ये भी होता है कि अगर हमने बोला और इस बात को सीरियसली ले लिया, रजिस्टर कर दिया, तो ये शायद दिक्कत हो जाएगी। अभी पीछे जो राजस्थान का कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उस समय आपको याद रखना चाहिए कि उससे पहले मध्य प्रदेश का भी एक घोषणा पत्र आया था, कांग्रेस पार्टी का ही, और उसमें एक जगह गौशालाएं खोलने की बात और वो सारी बात थी, मगर क्योंकि अलवर राजस्थान पहलू खान वाला इलाका है, कांग्रेस वहाँ पर वो मैसेज नहीं देना चाहती थी, तो वो मुद्दे लेकर नहीं गई कि कहीं लोग सीरियसली ना ले लें, ये बात उल्टी ना पड़ जाए। तो कई बार इसके लिए भी बड़ी एहतियात रखती हैं राजनीतिक दल। दूसरा, समय की जो आपने बात की, तो पिछले आम चुनावों के समय पर भाजपा ने इसमें बाजी मारी थी, और सबसे पहले शुरुआत में घोषणा पत्र लेकर आई, और कांग्रेस पहले चरण के चुनाव से 12 दिन पहले सिर्फ घोषणा पत्र लेकर आई, तो वो रस्म अदायगी वाली बात वहाँ पर भी दिखाई दी थी। तो दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं।
इसके साथ एक और बात है जो हमारी पिछली बात से जुड़ती है, वो ये है कि क्या रैली के वादे और घोषणा पत्र दोनों में अंतर है क्या, या कई घोषणा पत्र में भी ऐसी बातें हो जाती हैं जो रैली में भी नहीं कही जा सकती। जैसे अभी न्यूनतम आय की एक बात चली, कांग्रेस ने कहा था न्यूनतम आय के लिए, परंतु जब पत्रकारों ने उस पर उस सवाल के बारे में जरा घेरना शुरू किया कि आप इसे आगे लेकर आने वाले हैं, घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने की आपने बात की है, इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, तो जवाब था कि ऑयल पूल का जो पैसा है उससे हम ये अप्लाई करेंगे। तो मतलब ये गुल्लक तोड़ के पार्टी करने वाली बात घोषणा पत्र में कोई पार्टी लिख सकती है क्या? तो मुझे कहना है कि ये घोषणा पत्र को कई बार वो दबा के रखते हैं और कई बार रस्म अदायगी के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर राजनीति ने अपनी सहूलियत का उपकरण घोषणा पत्र को बना रखा है। आरती, आखिरी कमेंट, डिलीवरी अगर घोषणा पत्र की बात करूं या जवाबदेही की बात करूं, क्या मुमकिन दिखता है भारतीय राजनीति में जिस तरीके के वादे होते हैं? यही तो, और मुझे जो सबसे आश्चर्य लग रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे दलों को कहा है कि आप आके बात कीजिए हमारे साथ कि हम क्या इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्या रिवीजन हो सकता है ये घोषणा पत्र के विषय में, पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया और कोई बात ही नहीं करना चाहता है इस पे। तो मुझे लगता है कि मतलब कोई अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है कि हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं कि उन्होंने डिलीवरी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जब सरकार आती है तो हर साल कोई ना कोई कंपल्शन आ जाता है जिसकी वजह से वो शायद घोषणा पत्र के वादे नहीं पूरे करते हैं या घोषणा पत्र से उल्टा कर, जो वादा किया था उसका उल्टा करना पड़ता है, अमल नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते हैं। तो वो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो इसीलिए घोषणा पत्र को पॉलिटिकल पार्टीज भी ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। राहुल, कैसे इससे डिलीवरेबल बनाएंगे? मैं जैसे अभी आरती इससे पहले बोल रही थी कि जो रैली में बात कही जाती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है घोषणा पत्र की वजह। जैसे अभी बात की गई कि भाजपा का घोषणा पत्र था सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें तो याद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार, हमें जो याद है बातें वो ये बातें याद है। ये तो बाद की बात है, जो लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आम जनता के बीच में जो मैसेज गया था वो यही गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या कुछ, मैं जब इस पे एक रिट याचिका दाखिल हुई थी, कई सारे दर्शकों ने लिखा कि पार्टियों को इंसेंटिव देना चाहिए कि अगर वो घोषणा पत्र ज़्यादा लागू कर पा रहे हैं तो उन्हें कुछ सीटें या परसेंटेज या वोट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये भी बात होती है कि अच्छा अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाए तो उन पर किस तरह की पेनल्टी लगती है। तो ये खैर अलग अलग की बातें हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पार्टियाँ जो हैं वो लोगों की राय लेकर या जो उनका एक्सपीरियंस लोगों के साथ होता है उन चीज़ों को आगे रखती हैं और उनको जो चीज़ लगती है कि किस तरह से हमें बेहतर वोट मिल सकते हैं वो सब कुछ अपने मैनिफेस्टोज में इंक्लूड करते हैं। हितेश जी, और इसको मजबूत, क्योंकि एक बड़ा हथियार कहा जाता है, जवाबदेही की बात आती है, हालांकि सभी सहमत नहीं दिखते इस मसले पर, लेकिन इसे और असरदार हथियार के तौर पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता के लिए जैसी कसौटियाँ होती हैं वैसी राजनीति के लिए भी कसौटियाँ उनके जीवन में हो तो अच्छा हो जाएगा। मध्यम वर्ग का ये देश है, मध्यम वर्ग से पूछिए कि अप्रैल का अप्रेजल क्या होता है। अगर अप्रैल के अप्रेजल में अगर आपकी जॉब डिफाइंड है तो बेल कर्व भी बन सकता है, उसमें आपका टारगेट भी डिफाइन हो सकता है, बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये मुझे लगता है घोषणा पत्र को बनाने की प्रक्रिया को तय करना पड़ेगा, इसका समय तय करना पड़ेगा और ये जवाबदेही बाध्यकारी होनी चाहिए। अपने आप तंत्र देना पड़ेगा उन्हें कि ये हम करेंगे तो कैसे करेंगे और इन पैरामीटर्स पर चीज़ें आंकी जाएंगी। अभी क्या होता है, अभी तो ये यस यस साइकोलॉजी की तरह से है कि किसी से एक अच्छे सवाल पूछो, वो हाँ में सिर हिलाता है, बाद में वो आपकी बात पर पूरी तरह से झूम जाता है। आप दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करना चाहते हैं? आदमी कहता है हाँ। आप चाहते हैं कि 6 अंकों में आपकी सैलरी हो? हाँ। आप चाहते हैं कि आपकी देश विदेश की यात्राएं हो? हाँ। 5वीं बात अपने मतलब की आ जाती है। तो अभी घोषणा पत्र उसी तरह झुमाने का काम कर रहे हैं, यस यस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, परंतु इसे अप्रैल के अप्रेजल की तरह लेकर जाना पड़ेगा। जवाबदेही जो डिफाइंड जॉब है उसके हिसाब से काम को जोड़ना पड़ेगा, फिर ये बात होगी कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये काम करने का वादा किया है, दूसरे ने ये लिया है, आप दोनों में अंतर ये है और दोनों की डिलीवरी में अंतर ये है। जब ये आएगा तो मुझे लगता है कि राजनीति थोड़ी और दिलचस्प हो जाएगी। चलिए, यही उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।